उधर जो है मामलात बनने जा रहे हैं, बिगड़ने जा रहे हैं, वो भी अगले 24, 48, 72 घंटों में क्लियर हो जाएगा। और अगर मामलात बिगड़ गए, और मैं ये बात कर रहा हूँ गज़ा के हवाले से, गज़ा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मामलात वहाँ ना बन पाए इस दफ़ा, तो फिर आप ये समझें कि ये पूरी दुनिया जो है ये एक, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आप समझें कि एक जो वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी दुनिया। ठीक है, जिसको ऑलरेडी कई लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर है और इसमें कई छोटे छोटे महाज खुले हुए हैं। और ये जंग, ये जो जाहरियत है, अब देखें वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए आज शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ थे, और वहाँ पे महमूद अब्बास साहब ने बड़ी सख्त स्पीच की है अमेरिका के बारे में। और वहाँ पर फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन वहाँ पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो जर्मन वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहुँच रही हैं, और वहाँ पर ये सारे मुल्कों के वज़राए ख़ारजा पहुँच रहे हैं, और वो वज़राए ख़ारजा वहाँ पर ये बात होगी गज़ा के हवाले से, और उसके साथ ये कि ये रमाली रिहा होने हैं, नहीं होने, कितने जो हैं वो सीज़ फायर होगा, नहीं होगा, ये सारा। जो फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा हैं, फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का जो उनकी आइटिनरी है, उनके जो ट्रैवल प्लान है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हैं लेबनान में, और लेबनान से वो जाएंगे रियाद, और रियाद से फिर वो जाएंगे इसराइल। यानी आप समझेंगे जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन तो पहले रियाद आएंगे, और रियाद से अभी तक उनका इसराइल जाने का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इसराइल में उनका इंतज़ार हो रहा है। और जो फ्रांस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो हैं लेबनान में, और लेबनान में वो जो हिज़्बुल्लाह के साथ एक अलग महाज खुला है, जो कि लेबनान का महाज है, और वो इसराइल के साथ खुला हुआ है, जिस पे बहुत शदीद झड़पें हो रही हैं, उसको वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फ्रांस कहाँ से आ गया भाई? फ्रांस यहाँ कहाँ से आ गया दरमियान में? फ्रांस यहाँ इसलिए आ गया कि जब सल्तनत उस्मानिया टूटी थी पहली जंग अजीम के बाद 1916 में, तो ये पूरा जो इलाका था, ये आप समझें कि साइस पीको एग्रीमेंट जो था, उसके तहत जो है वो बरतानिया और फ्रांस ने आपस में बांट लिया था। और फ्रांस के पास वो इलाके गए थे जिनको लीवांत कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रांस के पास ये मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो गया था ये पूरा इलाका, फ्रांस और, तो मतलब ये जो सर मार्क साइस थे, ये जो थे ये बरतानिया के थे, और जो पीको थे वो फ्रांस के थे। तो इसका पीको एग्रीमेंट जो हुआ था, तो ये उसमें इस तरह से हुआ था कि लेबनान और कुछ इलाका अनातोलिया का जो है वो, और उसके बाद सीरिया, ठीक है। तो ये जो है ये सारा, यानी सीरिया और लेबनान आप समझ लें कि ये दोनों चले गए थे फ्रांस के पास, और बाकी जो इलाके हैं जिसमें इराक है, जिसमें ट्रांस जॉर्डन बना, उसके बाद, उससे पहले तो ट्रांस जॉर्डन नहीं था, फ़लस्तीन था, तो ट्रांस जॉर्डन बना, ट्रांस जॉर्डन में से जॉर्डन निकला, वो सारे चले गए थे बरतानिया के पास, और बरतानिया के मैंडेट में ही फिर इसराइल बना था बाद में। लेकिन 1916 में, उससे पहले तो लेकिन जो फ्रांस ने जिस तरह रूल किया ना वहाँ पे, यानी फ्रांस ने इसको कॉलोनी नहीं बनाया, मतलब फ्रांस ने बहुत अच्छे अंदाज में रूल किया। ये बाकायदा सल्तनत, ये फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा बन गया था। यानी ये जो इलाके हैं ना लिवांत के, ये फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा बन गए थे, जिसमें सीरिया और यानी लेबनान और सीरिया, ये दोनों थे, शाम और लेबनान। तो ये सल्तनत फ्रांस का हिस्सा बन गए थे। और यहां पर जो कमांडर थे, जो कि लेबनान में उस वक्त फौज के कमांडर थे, उनका नाम था चार्ल्स डिगॉल, द ग्रेट चार्ल्स डिगॉल, जिन्होंने बाद में फ्रांस की क़यादत की आगे जाके, और बड़ा नाम। वो यहाँ पे बैरूत में उनकी पोस्टिंग थी पहले। तो फ्रांस जो है वो इस तरह से था कि वो बड़ी अच्छी यादें छोड़ के गया फ्रांस ने बहुत खुद मुख्तारी दी हुई थी यहाँ पे।
और ये डेमास्कस से रन होता था। यहाँ पे जो फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आप समझ लें कि कैपिटल कह लें या हेडक्वार्टर्स कह लें, तो लिबनान और सीरिया ये सारे रन होते थे डेमास्कस से, दमिश्क से। तो सल्तनत, जबकि दूसरी तरफ जो था, जो बरतानिया के पास गया, वहाँ तो आज तक मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास गया, उन्होंने ट्रांस जॉर्डन बनाया, जॉर्डन निकाला, उसमें इसराइल बना दिया, उसके बाद 2 बॉर्डर बना दिए, उसके बाद वो मतलब है कि शरीफ मक्का से वादा हुआ, फिर वो कुछ हो गया, बस वो नीचे वो फटे पड़े रहे। लेकिन ऊपर फ्रांस जो है वो अच्छी यादें छोड़ के गया, तो इसीलिए जो फ्रांस है उसका आज तक वहाँ पे बड़ा असर है, और फ्रांस की वो बात सुनते भी हैं। और बहुत बड़ी तादाद में आपको लेबनान में लोग जो है वो फ्रेंच बोलते नज़र आते हैं आज भी। वो अरबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं बहुत ज़्यादा। और कई उनकी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि फ्रांस में ही सेटल हैं या उनके रिश्तेदार सेटल हैं। और अगर आप बैरूत में जाएं, बैरूत में ट्रैवल करें या लेबनान के और शहरों में आप ट्रैवल करें, तो वहाँ पे आपको अक्सर जगहों पे या तो फ्रेंच लिखी नज़र आती है या बोली जा रही होती है, या ये कि कई बार आप बैठ जाते हैं जाके तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि ये मतलब फ्रेंच आए हुए हैं यहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब उनका बड़ा क्लोज रिलीजन। तो फ्रांस का बड़ा असर है लेबनान पे। और इसी तरह से आप पेरिस वगैरह में जाएं तो वहाँ पर भी आपको लेबनीज जो हैं वो पुराने सेटल हुए हुए 100 साल पहले से जो है वो तकरीबन वो वेल सेटल्ड और बड़े ज़बरदस्त अमीर कबीर लोग आपको नज़र आते हैं वहाँ पे। तो ये बड़ा असर है। तो अब जनाब वो वहाँ इसलिए पहुंचे हुए हैं कि वो इसको इस मामले को ठंडा करें कि इसराइल और लिबनान की प्रॉपर जंग ना छिड़ जाए। और जंग बहुत शदीद, झड़पें बहुत शदीद हो रही हैं हिजबुल्लाह की और इसराइल की। उसके बाद वो आ जाएंगे रियाद, और रियाद में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, इसके साथ एक बहुत अहम इजलास हुआ है, और वो जो है वो 6 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है। और वो इजलास जो है वो उसमें शहज़ादा फैसल बिन फरहान उसमें थे, उसमें जो है वो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, जो कि हालिया दिनों में ये सारे मुज़ाकरात में बड़ा अहम रोल अदा करते रहे हैं। फिर उसके बाद मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, और उसके साथ जो है वो उर्दन के वज़ीर ख़ारजा, और फ़लस्तीन के की नुमाइंदगी वहाँ पे। तो ये 6 ममालिक जो हैं, कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, अब ये सारे वहाँ पे इनका एक अलग से इजलास हुआ है 6 अरब ममालिक का। और उसमें बड़ी क्लैरिटी इख्तियार कर ली गई है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन से हमने क्या बात करनी है, और बाकी जो मगरबी ममालिक के यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा से हमने मिलना है, तो उससे पहले हमने उनसे बात क्या करनी है। उसमें बात बड़ी क्लियर हो गई है कि किसी भी सूरत फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल से कम बात नहीं होगी। और साथ ही अभी तक इतला, अब मैं नहीं जानता कि 24 घंटों में क्या फैसला सामने आता है, लेकिन जो सऊदी अरब से जो जराए बात कर रहे हैं, या जो मिस्र के लोग बात कर रहे हैं मीडिया के, या बाकी जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, मेरी इजिप्ट के से बात हुई कि भाई क्योंकि वो अभी इसराइल से होकर वापस आए हैं, और रफ़ा के अंदर उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि रफ़ा पे जारियत ना हो। तो उसमें जो है वो उनका ये कहना है कि भाई ये सारे मुल्क हम हमास के एक नुक्ते पे एग्री कर गए हैं, और वो नुक्ता ये है कि जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। हमास, जहाँ पे हमास के लोग अटके हुए थे, हमास के लोग कल काहिरा जा रहे हैं, हमास का जो डेलीगेशन है वो कल काहिरा में होगा, और काहिरा में वो होगा, और उनकी तरफ से वो जो बात थी कि जी मुसवदा मिल गया और ये वो, तो हमास का उसमें नुक्ता नज़र ये था कि आप इसको मुस्तकिल या एक लंबी जंगबंदी करें, मतलब आप 3 हफ्ते के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या कोई तीर मार लेगा, मतलब क्या लोगों की इमदाद हो जाएगी? क्या वो 36-37 हज़ार जो सरकारी तौर पे वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं, मतलब वहाँ पे भूखे मर रहे हैं बच्चे, मतलब 3 हफ्ते 4 हफ्ते, ये क्या है? ये एक आप वो एक ऐसी शर्त आयद कर रहे हैं कि उसके नतीजे में जो है वो मजबूर किया जाए लो। तो एक मुस्तकिल जंगबंदी हो या तवील जंगबंदी हो, भाई आप उसको 6 महीने की करें, 3 महीने की करें, कोई साल की करें, ताकि कोई काम तो हो, कोई बात तो हो। तो अब ये कि सर के ऊपर फौज बैठी हुई है और वो जनाब बस आने आप यहाँ पे, तो पहली बात तो ये है कि वो फौजों का इनखला,
इन वज़राए के आपस में जो बात हुई है वो ये है कि फ़ौजों का इनखला हो, इसराइल की फ़ौज का, क्योंकि इसराइल की फ़ौज बैठी हुई है वहाँ पे, तो खाक इमदाद होनी है। और क्या होना है वहाँ पे, मुझे बताएं, जंगबंदी हो गई और इसराइल की फ़ौज बैठी है, तो क्या उससे क्या होगा? ठीक है ना, वो तो फिर झड़पें शुरू, फिर लड़ाइयाँ, फिर तो फ़ौज का इनखला, और साथ ही अरब ममालिक की फ़ौजें वहाँ पे जाएं। और उसमें बरतानिया ने भी पेशकश की है कि हम जो हैं वो आने को, हमारी भी जो यानी अक़वाम मुत्तहिदा की ट्रूप्स भी अगर आ जाती हैं, पीस फोर्सेस, तो उसके ऊपर भी किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। बल्कि उसके ऊपर सबसे बड़ा इतराज़ इसराइल को है कि अक़वाम मुत्तहिदा ना आए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अगर आ गई दरमियान में, और तो उनके साथ तो ब्रिटिश के भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे, यूरोपियंस भी होंगे, वो बाकी दुनिया ने देख लिया आके, तो ये अच्छा है कि अरब आएँ, तो अरबों के ऊपर कल को हम उल्टी सीधी रिपोर्ट्स वो देना शुरू करें या सच बोलना शुरू करें, तो इसराइल का ये तो गलत बात कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अगर आ गई और उसमें वहाँ पे पता चला स्वीडन से लोग आ गए, नॉर्वे से आ गए, वहाँ पे इंग्लैंड से आ गए, अमेरिकन आ गए, डॉक्टर जो वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है और क्या जुल्म अंदर हुआ है, तो उसके नतीजे में तो मामला खराब हो जाएगा। तो ये मामला, लेकिन इसके ऊपर एक स्टांस सऊदी अरेबिया ने और सारे अरब मुल्कों ने लिया हुआ है कि भाई ये जंगबंदी होगी, तवील होगी, और दो रियासती हल से कम इस पर बात नहीं होगी। और इसके ऊपर जो है वो हमास का डेलीगेशन चला गया। हमास कतर जो है वो कतर के लोग थोड़ा सा अपसेट इसलिए ज़्यादा हैं कि हमास ने एक स्टांस लिया हुआ था कि इतने लोग यहाँ से, और उसके जवाब में उधर से 700, उसकी वो बात कुछ हमास अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे गई है। और क्योंकि देखें, असल पहली बात तो ये है कि जंग बंदी करनी है फौरी तौर पे। अब IS अनवर उसमें माने ना माने, पहले तो जंग बंदी हो, जाहिरियत ख़त्म हो, और उसके नतीजे में जो फिर उसके बाद ये यहाँ से इसराइल की फ़ौज निकले बाहर, जंग बंदी हो, और अमन व अमान और इमदाद के लिए फ़ौजें उतरें वहाँ पे, और फिर उसके बाद कैदियों की और साथ ही यरगमालियों की रिहाई हो। अब वो तो कह रहे हैं यरगमालियों को छोड़ दिए, जब तो कैदियों को भी तो छुड़वाना है, इस मतलब फ़लस्तीनी कैदी जो हैं उनको छुड़वाना है ना जी। तो वो मामला तो सारा तय हुआ है। अब ये है कि साथ ही एक और मामला हुआ है, और वो मामला ये हुआ है कि नेतन्याहू को पकड़ लिया गया। अब वक्फा मेरे ख्याल से लेने, फिर उसके बाद बात करते हैं कि किसने पकड़ा है नेतन्याहू को। बहुत बुरी तरह से नेतन्याहू को जकड़ लिया किसी ने।